इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ने से पहले आपको ये 7 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल विच यू हैव लर्नड इन फिजियोलॉजी, ठीक है। सेकेंड इज मसल स्ट्रेंथ, थर्ड इज मैक्सिमम वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, फोर्थ इज ट्विस्ट, फिफ्थ इलेक्ट्रिकल फटीग टेस्टिंग, मसल यूनिट एक्शन पोटेंशियल एंड टेंडन जर्क। अब इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ मसल, ये मैं तुम्हें एक बार रिवीजन करवा रही हूँ फिजियोलॉजी में तुमने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसका, ठीक है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि जब भी तुम इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ते हो तो उसके अंदर तुम मसल्स को स्टिमुलेट करते हो बाहर से, और इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग जब भी होगी मसल्स की तो उसके अंदर तुम एक्सटर्नल स्टिमुलस दोगे मसल को, ठीक है। एक्सटर्नली इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डालोगे मसल में और उससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा। समझ गए? तो मसल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, ये दोनों इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल का मतलब क्या है कि मसल इलेक्ट्रिकली किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। सो एक्साइटेबिलिटी मतलब कि मसल स्टिमुलस से कैसे एक्साइट कर रही है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो रहा है। कंडक्टिविटी मतलब मसल के एक फाइबर से मसल के दूसरे फाइबर में वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स किस तरीके से जा रहा है ना। फिर उसके बाद में मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आता है आपका इधर, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मसल में कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ये 3 चीजें आती हैं। फिर एक्साइटेबिलिटी पे आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, एबिलिटी टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस। यू कैन मेक नोट्स, ठीक है, साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते चलो। एबिलिटी टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मसल के अंदर स्टिमुलस गया और उस स्टिमुलस से मसल ने रिएक्ट करा, सो दैट इज एक्साइटेबिलिटी। देन स्टिमुलस कैन बी इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। अब आपने पढ़ा होगा कि ACH के थ्रू स्टिमुलस ट्रांसफर होता है, ठीक है, नर्व से मसल में। कमेंट तो केमिकली इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं और इलेक्ट्रिकली इंपल्सेस जनरेट होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली वो एक दूसरे से ट्रांसफर कैसे होंगे, ट्रांसमिट कैसे होंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। देन रेस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सच एज एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है। अब कभी भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है, आपने कैल्शियम चैनल्स पढ़े होंगे, ठीक है, आपने सोडियम एंड पोटेशियम ट्रांसफर पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके थ्रू ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है, कैसे? एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? कभी भी वोल्टेज डिफरेंस जो आता है उसको हम एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना बोलते हैं, ठीक है। क्या? साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर और साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बाहर। देन मसल सेल्स कैन बी एक्साइटेड बाय अ स्टिमुलस। फिर RMP क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल मसल्स का ही होता है। RMP इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब कि जब मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई आयंस ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं तो उस दौरान जो हमारी वोल्टेज बनी रहेगी दैट विल बी -90 मिलीवोल्ट, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देन लोकल पोटेंशियल क्या होता है? एंड प्लेट पोटेंशियल बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस प्रोड्यूसेस एन एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। मतलब कि मसल क्या होगी, जब तक तुम एक बार स्टिमुलस दोगे, 2 बार स्टिमुलस दोगे, 3 बार स्टिमुलस दोगे, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि तुमने जो स्टिमुलस दिया है वो कम है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? उसको स्टिमुलस को बढ़ाओगे, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे जब तक वो थ्रेशोल्ड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। एक थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद में मसल जो है वो
कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करना शुरू करेगी। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ऑफ स्केलेटल मसल्स हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ नर्व। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स के अंदर उसी तरीके से एक्शन पोटेंशियल काम करता है जिस तरीके से नर्व के अंदर काम करता है। ऑलराइट, फिर आओ एक्साइटेबिलिटी, सेकेंड पार्ट। स्केलेटल मसल एक्शन पोटेंशियल आरएमपी आपने पढ़ा था 90 मिलीवोल्ट्स, फायरिंग लेवल -50 मिलीवोल्ट्स, एम्पलीट्यूड 120 मिलीवोल्ट्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल 2 से 4 सेकेंड्स। अब इसका मतलब क्या है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल का? ये वाली सिर्फ स्केलेटल मसल्स की ना पर्टिकुलर की। हाँ, ये खाली स्केलेटल मसल्स की, इसमें मैं स्मूथ मसल्स की बात नहीं कर रही हूँ, ना कार्डियक मसल्स की बात कर रही हूँ। इट इज ओनली अबाउट स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो इसमें 2 से 4 सेकंड्स लगते हैं, मिली सेकेंड्स लगते हैं कभी भी किसी एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट होने में। ठीक है, फिर उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये होता है 1 से 3 मिली सेकेंड्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, कभी भी एक्शन पोटेंशियल आपने डाला तो उसके बाद में कितना टाइम लगेगा उसको कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करने में, दैट इज 1 to 3 मिली सेकेंड्स। ठीक है, देन वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इज 3 to 5 मिली सेकेंड्स। ठीक है, 3 से 5 मीटर पर सेकेंड के अंदर वो एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ जाता है, इतनी तेज कंडक्टिविटी होती है। फिर क्रोनेक्स से 0.25 to 1 मिली सेकेंड। हाँ, नहीं, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल क्या आते हैं उस पे भी। एक्शन पोटेंशियल देखो, एक्शन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट्स पे ये हमारा क्या है, आरएमपी है। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। इधर से हमने थोड़ा सा एक्साइट करा नर्व को, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे आने के बाद में मसल के अंदर डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि सोडियम चैनल्स जो थे वो खुल गए हैं। ठीक है, सोडियम चैनल्स खुल गए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे मसल में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगी। एक पॉइंट के बाद में वो कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल वापस नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया। तो इधर अब रीपोलराइजेशन चालू होगा। रीपोलराइजेशन में क्या होगा, सोडियम चैनल्स तो बंद हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे। ठीक है, और फिर हमारी एक्टिविटी डिक्रीज होना चालू हो गई। अब इधर क्या होगा, एक्टिविटी जब डिक्रीज होगी तब ये इतनी डिक्रीज हो जाती है कि इसको वापस से नॉर्मल आना पड़ता है। ठीक है, वापस -90 मिलीवोल्ट्स पे आना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, सोडियम चैनल्स तो खुले रहते हैं, ठीक है, और पोटेशियम चैनल्स खुले रहते हैं और सोडियम चैनल्स हमारे बंद रहते हैं। वो सेम चीज रहती है, बट ये वापस नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। अब आ जाओ एक्साइटेबिलिटी में, थर्ड पार्ट। आयनिक बेसिस सेम एज दैट फॉर नर्व। जैसे नर्व के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का, उसी तरीके से मसल फाइबर्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल इज ए स्पाइक टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तुमने देखा था पीछे कि इस तरीके से एक्टिविटी हो रही थी, एकदम से वो ऊपर जा रहा था और फिर वो नीचे आ रहा था, फिर वो वापस से कांस्टेंट पे आ रहा था, -90 मिलीवोल्ट्स पे आ रहा था। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्पाइक टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल। देन डीपोलराइजेशन इज बाय सोडियम इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब सेल के अंदर आ रहा है सोडियम। ठीक है, रीपोलराइजेशन इज बाय पोटेशियम इफ्लक्स, मतलब कि पोटेशियम जो है वो सेल के बाहर जा रहा है। एक्शन पोटेंशियल कैन बी एलिसिटेड और प्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब मैंने तुम्हें बताया था कि एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के बाद में ही एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होना चालू होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर मसल का, हर एक बॉडी पार्ट का अपना एक्शन पोटेंशियल होता है जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल
is only generated after a threshold stimulus. Then action potential is a self propagating process. मतलब कि बाहर से कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है. अगर एक मसल है उसमें मैंने इनिशियली कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा है तो मसल के एक फाइबर से दूसरे फाइबर में वो एक्शन पोटेंशियल अपने आप ट्रांसमिट करेगा. ठीक है. फिर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस प्रोड्यूसेस अ लोकल रिस्पॉन्स कॉल्ड एंड प्लेट पोटेंशियल. अब पीछे हमने एंड प्लेट पोटेंशियल एक वर्ड देखा था. ये क्या होता है कि जब हम थ्रेशोल्ड से कम का स्टिमुलस देंगे उसको, ठीक है, मान लो किसी मसल का थ्रेशोल्ड है -120 मिलीवोल्ट्स, ठीक है, मैंने उससे कम का उसे मान लो 110 मिलीवोल्ट्स का मैंने उसको स्टिमुलस दिया है. ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक छोटा सा लोकल रिस्पॉन्स यानी कि मसल ट्विच जनरेट करेगा. एकदम से मसल हल्के से कॉन्ट्रैक्ट करके छूट जाएगी. सो दैट इज कॉल्ड सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. ठीक है, इसमें पूरा मसल का कॉन्ट्रैक्शन आपको नहीं दिखेगा. फिर आता है ईपीपी डज नॉट प्रोपोगेट. इसमें ये प्रोपोगेट नहीं करेगा. ठीक है, मसल के एक फाइबर में जनरेट होके रह जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड उतना है ही नहीं. ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल आप देख रहे हो किस तरीके से मसल फाइबर में जाते हैं. यहाँ से ACH रिलीज होता है. ठीक है, ACH के रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे. उसके बाद में मसल फाइबर के अंदर एक्टिविटी जनरेट होती है सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल्स की. उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है. आप एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो. ये सारा रिविजन है जो आप पढ़ के आ चुके हो. हाँ, ये बिल्कुल वही है. कैसे नर्व के अंदर एक्टिविटी होती है, कैसे ACH रिलीज होता है, ACH मसल पे किस तरीके से एक्टिविटी जनरेट करता है, कैल्शियम चैनल्स को खोलता है. फिर जो रिमेनिंग ACH है वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज की मदद से वहां से हट जाता है. ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ऑफ स्केलेटन मसल्स हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई गेस ये वापस आ गया नहीं. ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि एक नर्व के अंदर जिस तरीके की एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट करने की और जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, उसी तरीके से ये सेम चीज हमारी मसल में होती है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो लॉ ये फॉलो करता है दैट इज ऑल और नल लॉ. ठीक है, या तो सारे मसल फाइबर जो हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फिर एक भी कॉन्ट्रैक्शन जनरेट नहीं करेगा. अकेला मसल फाइबर कभी भी कॉन्ट्रैक्शन जनरेट नहीं कर सकता है. करेंगे तो सारे मसल फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेंगे. कार्डियक मसल्स में द होल मसल ओबेज ऑल और नल लॉ एज इट फंक्शंस एज अ सिंसिशियम. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कार्डियक मसल्स में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है. कभी भी हार्ट जो है वो एक साथ पंप करेगा. सारी मसल्स जो हार्ट के वो एक साथ पंप करेगी. ठीक है, इट हैज अ रिफ्रैक्टरी पीरियड. रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या है कि हाँ, कि एक्शन पोटेंशियल को अपना असर दिखाने में कितना टाइम लग गया. ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ 1 to 3 मिलीसेकंड. लेटेंट पीरियड अटक गया है आई गेस. ये शिफ्ट नहीं हो रहा है. ओके, मसल कैन बी स्टिमुलेटेड डायरेक्टली बाय कीपिंग द इलेक्ट्रोड इन द मसल एंड इनडायरेक्टली बाय स्टिमुलेटिंग द नर्व सप्लाई. ठीक है, हम मसल को अब दो तरीके से एक्साइट कर सकते हैं. सबसे पहला एक्साइटेशन हम कैसे कर सकते हैं, मसल को डायरेक्टली हम करंट लगा दें. ठीक है, मसल के अंदर डायरेक्टली एक्शन पोटेंशियल बाहर से जनरेट कर दें तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी. और अगर हमें क्या करना है, हमें नर्व सप्लाई के थ्रू इसमें कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, नर्व को एक्साइट करेंगे. ठीक है, अब दो तरीके की मशीन्स होती है. एक जो आपके मसल्स के ऊपर डायरेक्टली काम करती है और एक जो आपके नर्व्स के ऊपर काम करती है. जो मसल्स पे काम करती है उसके इलेक्ट्रोड्स आप कहाँ लगाते हो, मसल बेली पे लगाते हो. ठीक है, मोटर न्यूरॉन मोटर पॉइंट्स पे लगाते हो. ठीक है, जैसे कि आपका मसल स्टिमुलेटर हो गया. और किसी के अंदर आप नर्व स्टिमुलेट करते हो तो वो कौन सी होती है, टेंस जैसी मशीन्स होती है. ठीक है,
ठीक है, अब इसके अंदर आपने कॉन्ट्रैक्शन के टाइप्स पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे आए हैं। सबसे पहले हमने एक्साइटेबिलिटी पढ़ी, अब हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, ये दो टाइप के कॉन्ट्रैक्शन आपने हमेशा से पढ़े। तो लेंथ ऑफ मसल आइसोमेट्रिक में चेंज नहीं होती है, आइसोटोनिक में शॉर्टनिंग होती है। टोन ऑफ द मसल एंड टेंशन डेवलप आइसोमेट्रिक के अंदर इंक्रीज होती है कॉन्ट्रैक्शन के साथ में, और आइसोटोनिक में चेंज नहीं होता। ये नाम से ही पता चल रहा है, आइसो मीन्स सेम, मेट्रिक मीन्स लेंथ। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक में लेंथ चेंज होगी और टोन सेम रहेगी। ठीक है, सॉरी, टोन इंक्रीज होगी। और इसके अंदर आइसोटोनिक में आइसो मीन्स सेम और टोनिक मीन्स टोन, तो सेम टोन रहेगी और लेंथ चेंज होगी। फिर चेंजेस इन 3 कंपोनेंट मॉडल्स। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में लेंथ रिमेन्स द सेम एज द शॉर्टनिंग प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स ऑफ द मसल इज कंपनसेटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द सीरीज ऑफ इलास्टिक कंपोनेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिक कंपोनेंट क्या होता है मसल का, येलो फाइबर्स, वाइट फाइबर्स। ठीक है, इनके इलास्टिसिटी, इनके अंदर इलास्टिसिटी जनरेट होने के कारण ये जनरेट होती है कॉन्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद में आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन पे आते हैं। लेंथ डिक्रीजेस एज द कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स एंड पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट्स शॉर्टन्स, बट द सीरीज ऑफ इलास्टिक कंपोनेंट्स डज नॉट स्ट्रेच। ठीक है, इसके अंदर आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है, मसल लेंथ चेंज होगी तो इलास्टिक कंपोनेंट्स की जो लेंथ है वो चेंज होगी। ठीक है, अब आते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी पार्ट 2 पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब कोई से भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन को कौन से फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं। सबसे पहला स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, नाम से ही पता चल रहा है आपने कितना स्टिमुलस बाहर से दिया है। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कम दिया है तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट नहीं होगी, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ज्यादा दिया है मसल में अच्छा कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार आपने स्टिमुलस जनरेट करा है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना सस्टेन्ड स्टिमुलस होगा। ठीक है, उतना ज्यादा सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा। देन इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर, force of contraction is directly proportional to the initial length of muscle fiber within physiological limits। इसका मतलब क्या है, within physiological limits का मतलब क्या है कि मसल फाइबर उतना ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा जितनी उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलाउ करता है। ठीक है, फिर लोड एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। लोड अप्लाइड बिफोर कॉन्ट्रैक्शन इज प्रीलोड, लोड अप्लाइड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड आफ्टर लोड। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, अगर आप मसल में पहले प्रीलोड डाल रहे हो तो मतलब अगर आप मसल के कॉन्ट्रैक्शन से पहले कोई लोड डाल रहे हो, कोई फोर्स लगा रहे हो मसल पे, तो दैट इज कॉल्ड प्रीलोड। ठीक है, और मसल के दौरान आप उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस लगा रहे हो, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान अगर कोई रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो दैट इज आफ्टर लोड। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर में आपने पढ़ा होगा 45 डिग्री से ऊपर अपन देते नहीं है टेम्परेचर। अगर हमने 45 डिग्री पे दिया है तो मेटाबॉलिज्म मसल का इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ मसल्स, ये ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो फास्ट ट्विच फाइबर्स में ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या होता है जब भी आप स्टिमुलस देते हो बाहर से तो मसल जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, इंक्रीज इन इनिशियल लेंथ इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप पहले स्ट्रेच कर दोगे मसल को और उसके बाद में स्टिमुलस दोगे तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मसल के अंदर ऑलरेडी एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, और अब जब आप सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाओगे तो दैट विल वर्क एज अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ऊपर का कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा। देन स्टार्लिंग लॉ फॉलो करता है, इंक्रीज्ड एक्सपोजर ऑफ अ एक्टिव बाइंडिंग साइट दैट इज मायोसिन बाइंडिंग साइट एंड एक्टिन मॉलिक्यूल।
तुमने सार्कोमियर का डायग्राम देखा होगा, उसके अंदर मायोसिन फिब्रिल्स होते हैं और एक्टिन फिब्रिल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करवाने के लिए, ठीक है। और जब वो कॉन्ट्रैक्शन रिलीज हो जाता है तो वो एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स अलग अलग हो जाते हैं। ऑप्टिमम ओवरलैपिंग बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो मैक्सिमम क्रॉस ब्रिजेस आर फॉर्म्ड बिटवीन देम। टिटनेस, अगर आप सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन रखते हो, बहुत देर तक अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है तो दैट इज कॉल्ड टिटेनाई, ठीक है। द मैकेनिकल रिस्पॉन्स बिगिंस ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। एक रिफ्रैक्टरी पीरियड खत्म होने के बाद ही सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा, ठीक है। इफ रिपीटेड स्टिमुलस are applied one after the other in the contraction period of the previous contraction, fusion of contraction that is stiffness occurs। अगर आप एक के बाद में एक contraction दे रहे हो, एक के बाद में एक stimulus दे रहे हो, that is frequency of stimulus is very high, तो क्या होगा, टिटेनाई जनरेट होगा, ठीक है। इसलिए आपकी डोजीमेट्री इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रोथेरेपी में। अगर आप फ्रीक्वेंसी किसी मशीन की सेट कर रहे हो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि मसल टिटेनाई में नहीं जानी चाहिए। सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, मसल रिलैक्स ही नहीं कर रही है, मसल कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ही है, ठीक है। फिर इवन ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द मसल देयर इज स्लो एंड स्टेडी डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम द अल्फा मोटर न्यूरॉन। Because of the discharge, the muscle is in the state of partial sustained contraction even at rest. This is the resting tone of the muscle and is called the muscle tone. आप मसल की टोन चेक करते हो, उसके अंदर हाइपरटोनिसिटी है या हाइपोटोनिसिटी है, ये चेक करते हो, तो वो टोन कहाँ से आई है। जब आप मसल को स्टिमुलस नहीं भी दे रहे हो तब भी मसल का एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, ठीक है, मसल बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में नहीं है, तो उस स्टेट को आप क्या बोलते हो, टोन बोलते हो। अगर मसल के अंदर वो टोन मेंटेन नहीं है तो दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिसिटी। अगर मसल के अंदर वो टोन मेंटेन्ड है तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अगर ज्यादा है तो हाइपरटोनिसिटी। डिक्रीज हाइपोटोनिया, अल्फा मोटर न्यूरॉन लीजन, इंजरी टू डॉर्सल नर्व रूट। इंक्रीज हाइपरटोनिया, यूएमएन लेजन, एक्स्ट्रा पिरामिडल लेजन। आपने ये पढ़ा है कि अपर मोटर न्यूरॉन लेजन होता है तब हाइपोटोनिया होता है, अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन होता है तो हाइपरटोनिया होता है। फिर फटीगेबिलिटी, फटीग का मतलब क्या होता है, थक जाना। अगर आप मसल को बहुत ज्यादा स्टिमुलस दे रहे हो, एक के बाद में एक उससे कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करवाए जा रहे हो, तो मसल एक पॉइंट पे आने के बाद में गिव अप कर देगी, यानी कि थक जाएगी, ठीक है। टेम्पररी इनेबिलिटी ऑफ द मसल टू रिस्पॉन्ड सेटिस्फैक्टरीली आफ्टर बीइंग रिपीटेडली स्टिमुलेटेड। टेम्पररी स्टेट ऑफ इनएक्साइटेबिलिटी ऑफ द मसल is called fatigability, can be reversed by rest और ऑक्सीजन, ठीक है। मसल के अंदर लैक्टिक एसिड जनरेट होता है अगर मसल में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है। कभी आप बहुत तेज तेज भाग के आओ, उसके बाद में आपकी मसल फड़कना चालू करती है, मसल ट्विचेस होना चालू करते हैं। हियर वी कम विद द टर्म ट्विच, ठीक है। ट्विच इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, ठीक है, आफ्टर यू हैव रिमूव द स्टिमुलस। मसल से काम करवाना बंद कर दिया और मसल तब भी ट्विच कर रही है, ठीक है। इसी दौरान अगर मसल में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, ठीक है, तो उसको वॉश आउट करने के लिए मसल को कुछ टाइम लगता है। उसको आपने नाम दिया है डोम्स, डिले ऑनसेट मसल सोरनेस, ठीक है। इलास्टिसिटी, एबिलिटी टू रिकॉयल एंड रिज्यूम रेस्टिंग लेंथ। मैं एक रबर बैंड को खींचूं, वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, तो उसको मैं क्या नाम दूंगी, इलास्टिसिटी। हमारी मसल इसी तरीके से इलास्टिक होती हैं। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्शन करवाते हो उसके बाद मसल ओरिजिनल पोजीशन में आती है। जब भी आप स्ट्रेचिंग करते हो तो मसल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है। तो व्हाई इज इट सो, क्योंकि मसल में इलास्टिसिटी है।
एबिलिटी टू रिटर्न टू नॉर्मल लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग, एक्सप्लेन बाय द प्रेजेंस ऑफ पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट। ठीक है, मसल के फाइबर्स जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो पैरेलली अरेंज्ड हैं और इनके स्ट्रेच होने के बाद में ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है इस इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी की। ये क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है ना मसल की। देन पैसिव टेंशन बाय इलास्टिक कंपोनेंट। ठीक है, जब भी हम मसल को एक लिमिट तक स्ट्रेच करते हो उसके बाद में जो इलास्टिक कंपोनेंट, जो इलास्टिक फाइबर्स हैं, वो भी मसल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में खींचने लगते हैं ताकि आप ओवर स्ट्रेच ना करो। तो एक पैसिव टेंशन जनरेट होता है। पैसिव का मतलब जिसके अंदर हमें कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है, वो अपने आप ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सोचो अगर हम अपना हाथ एकदम स्ट्रेच करें और उसके बाद में वो स्ट्रेच पोजीशन में ही रह जाए, है ना, तो इसको इस तरीके की चीजें हमारे साथ में ना हो, इसलिए हमारे इलास्टिक कंपोनेंट जरूरी हैं, इसलिए हमारी मसल के इलास्टिक कंपोनेंट काम करते हैं। ठीक है, टोटल टेंशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल एंड इलास्टिक कंपोनेंट। ठीक है, इसको एक्टिव टेंशन क्या होती है, टोटल टेंशन माइनस पैसिव टेंशन। जो हमारे हमने जो टेंशन लगाई है, हमने जो कोशिश करी है हमारे हाथ को वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने की, माइनस जो हमारे इलास्टिक टिश्यूज ने जो खींचादानी करी है, उसको अगर हम टोटल टेंशन में से माइनस कर देते हैं तो हमारी एक्टिव टेंशन में आ जाती है। एक्टिव टेंशन क्या हुई, जिसको हमने एनर्जी लगाकर जनरेट करा है। कुछ तो अपन भी लगाएंगे और कुछ मसल खुद, कुछ अपन भी लगाएंगे, कुछ मसल भी लगाएगी, तो वो दोनों मिलाकर टोटल टेंशन हो गई। जो हमने लगाई है उसको निकालने के लिए अगर हम टोटल टेंशन में से जो मसल ने लगाई है उसको माइनस कर दें, तो जब लगा ही रहे फोर्स, तो अंदर वाले जो मसल आप बता रहे हो, जब ये स्ट्रेच कर दिया आपने, ठीक है, अब यहाँ जब अपन खुद लगा रहे हैं तो इस अंदर तो उसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सोचो तुम अपना हाथ इस तरीके से कर दो पर मसल अपनी ओरिजिनल स्टेट में आई नहीं, तो किस तरीके का प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा हाथ वापस अपनी इसी पोजीशन में चला जाएगा। तुम्हारे इवन एक्टिवली उसे ओरिजिनल पोजीशन में लाने के बावजूद भी वो प्रीवियस पोजीशन में चला जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू काम नहीं करेंगे तो। ठीक है, ये देखो एज ए इलास्टिक काम कर रहा है। ठीक है, जब भी तुम बाइसेप्स लगाते हो, डंबल्स पकड़ के बाइसेप लगाया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। ठीक है, अब सोचो जैसा तुमने क्वेश्चन पूछा, अगर इसके इलास्टिक टिश्यूज नहीं होते, अगर मसल में इलास्टिसिटी होती नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाता, वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आता। या फिर तुम अगर डंबल को नीचे डालते तो वो वापस कभी कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाता, या फिर वापस से तुम्हारी बाइसेप्स अपनी टोन में आ ही नहीं पाती। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू स्ट्रेच और इंक्रीज इन लेंथ। एक मसल एक थ्रेशोल्ड पॉइंट तक ही स्ट्रेच कर पाएगी, एक रबर बैंड को तुम उतना ही खींच पाओगे जितनी उसकी लेंथ अलाउ करती है, उससे ज्यादा में वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंसिबिलिटी ऐसी ही मसल के साथ में भी होती है, जैसे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं मसल के, वो भी एक रबर बैंड का ही काम करते हैं। जैसे तुम ओवर स्ट्रेच करोगे तो मसल फाइबर्स में इंजरी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट। ठीक है, मतलब कि एक के बाद में एक इलास्टिक फाइबर्स जमा है हमारी मसल के अंदर, इस तरीके का एक अरेंजमेंट है। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट को बनाए रखने के लिए हमें जब भी स्ट्रेच करना है तो थ्रेशोल्ड पॉइंट से पहले ही रोक देना है, उसके ब्रेकिंग पॉइंट तक जाना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कभी भी तुम अगर स्ट्रेचिंग करवाते हो किसी भी पेशेंट को तो ये ध्यान में रखते हो कि उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है, उससे ज्यादा तुम्हें एक्सटेंड नहीं करना होता है। ये देखो इसके अंदर नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ ये है, ये मान लो तुम्हारी हैमस्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक्सटेंडेड है, हमने पेशेंट का पैर पकड़ के सीधा करा इस तरीके से। ठीक है, एक्सटेंडेड है। आफ्टर पैसिव इलास्टिक रिकॉइल ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, शायद उससे थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि तुमने स्ट्रेच कर दिया है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद में ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है,
तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। अब इसको इलेक्ट्रोथेरेपी में कैसे अप्लाई करोगे, हम एक मशीन यूज करते हैं पैसिव मोशन के लिए, कंटिन्यूअस पैसिव मोशन, CPM मशीन, ठीक है। वो क्या करती है, हमारे घुटने को सीधा करने के काम में आती है, ठीक है। जैसे अगर मेरा ऑपरेशन हुआ है नी का और मेरा नी जो है वो इसी पोजीशन में रह गया है, तो इसको सीधा करने के लिए CPM मशीन काम में आएगी। तो इसमें मुझे ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की मसल्स को कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसकी मसल के अकॉर्डिंग ही डिग्री सेट करूंगी, ताकि पेशेंट जो है वो फर्दर इंजरी में ना जाए। अगर अपन बार-बार यही कर सकते हैं, वापस फॉलो करेंगे रिपीट, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, सब कुछ इंक्रीज होगा, फिर तो उसकी एक्सटेंसिबिलिटी। अगर मैं फिजियोलॉजिकल टर्म्स में देखूं तो एक योगा करने वाला बच्चा है, ठीक है। वो फर्स्ट डे योगा क्लास में गया तो उसकी बॉडी अकड़ रही थी जगह जगह से, वो स्ट्रेच नहीं कर पा रहा था, ठीक है। सेकंड टाइम वो गया तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया, थर्ड टाइम वो गया और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया, और हफ्ते 10 दिन बाद में वो जब टो टचिंग कर रहा था तो उसका हेड पूरा अपनी नीज से टच कर पा रहा था, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब उसने धीरे धीरे करके इलास्टिक कंपोनेंट्स को खींचना चालू करा तो मसल की ओरिजिनल लेंथ जो थी वो भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर ही समड अप है जो भी अभी तक तुमने देखा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, दीज टू आर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, then extensibility and elasticity, these two are mechanical properties of muscle, ठीक है। तो ये क्यों जरूरी है, इलेक्ट्रोथेरेपी में हम ये सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी यूज करते हो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि आप मसल पे क्या असर डाल रहे हो उसका, ठीक है। कहीं आप अनइंटेंशनली मसल को इंजर तो नहीं कर दोगे, ठीक है। ये है। अब टेंडन जर्क पे आते हैं। तुमने टेंडन जर्क हाँ चेक करना सीखा होगा। क्वाड्रिसेप्स पे अगर हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन पे हैमर को टैप करते हैं तो हमें कोई बात नहीं, करवा देंगे, ठीक है। रिफ्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जब तुम्हारी बॉडी को आप एक्सटर्नल स्टिमुलस देते हो तो वो तुम्हारी बॉडी तुम्हारे ब्रेन तक भेजती है और तुम्हारा ब्रेन उसे प्रोसेस करके वापस जवाबी एक एक्शन जनरेट करता है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स, ठीक है। तो इसमें कैसे जनरेट होगा, देखो इन्होंने टैप करा इधर, ठीक है, रिफ्लेक्स हैमर से टैप करा पटेलर टेंडन पे, तो ये पैर ऊपर जाएगा, ये हमें पता है। अब ये कैसे होगा, हमारी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अब क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। देखो हमारी मसल के अंदर मसल स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और रिसेप्टर्स होते हैं टेंडन के अंदर। तो वो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन तक ये सिग्नल लेकर जाते हैं कि किसी ने गेट बजाया है, गेट खोलो, ठीक है। गेट खोलने का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही आप वहां पे टैप करते हो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हो, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस जनरेट करते हो, वो स्टिमुलस ये रिसेप्टर्स भाप लेते हैं और ये आपके नर्व्स के थ्रू आपके स्पाइनल कॉर्ड में भेजते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड में जाकर आपके थैलेमस तक जाते हैं और थैलेमस से प्रोसेस होकर वापस से आपकी मोटर नर्व के थ्रू एक सिग्नल आता है और ये मोटर नर्व क्या करती है, आपके मसल को स्ट्रेच नहीं करती है, ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑर्डर देती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका पैर जो है वो हवा में उठ जाएगा, ठीक है। अब देखो, a reflex contraction of the muscle to which a tendon is attached when the tendon is stuck sharply so as to exert a sudden pull on the muscles. This reflex demonstrates the integrity of both the sensory and the motor nerve supply to the muscle. अब आप ये क्यों करते हो, ताकि आप ये पता लगा सको कि मसल के अंदर मोटर नर्व सप्लाई कैसी है और सेंसरी नर्व सप्लाई कैसी है, ठीक है। अगर तुम्हारा रिस्पांस नहीं आया है तो या तो सेंसरी नर्व में कुछ गड़बड़ है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स को ब्रेन तक नहीं ले जा पा रहा है,
और नहीं आया, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करा मसल ने, तो इसका मतलब मोटर नर्व में कुछ गड़बड़ है। मैम हो गया मेरा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मसल ट्विच पढ़ेंगे और इसके आगे का पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग। एक पेपर पे मुझे सबकी अटेंडेंस चाहिए।